Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video we are going to take up chapter 16 for ISC class 12's economics, which is fiscal policy, that is public finance. बिफोर वी गेट स्टार्टेड मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आईएससी रिलेटेड इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट का मैं आपको क्वालिटी एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल्ड एनालिसिस करके देता हूँ। बोर्ड ओरिएंटेड रिसोर्सेज आपको इस चैनल पे मिलेगा एंड ट्रस्ट मी, you will not find such quality educational videos anywhere else. So if you haven't subscribed yet, then please subscribe to this channel and share the videos with your friend. Do not be selfish. अकेले फायदा मत उठाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए. Let it be a healthy competition. So without wasting much time, let's get started. आज का टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी। ये भी आपका वन शॉट होने वाला है। वन शॉट में ही हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फिस्कल पॉलिसी, या कॉमनली नोन एज, इस चैप्टर का नाम पब्लिक फाइनेंस रखा गया है। ठीक है, इसको पब्लिक फाइनेंस भी बुलाया जाता है, जहां पे द वर्ड फिस्क, ये जो आप फिस्कल में वर्ड फिस्क देख रहे हो, दिस फिस्क मींस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स ट्रेजरी। ठीक है, गवर्नमेंट का ट्रेजरी। सो मतलब सरकार का ट्रेजर यानी मॉनेटरी रिसोर्सेस के बारे में। गवर्नमेंट के ट्रेजर में क्या आएगा? जो पैसा आएगा, मॉनेटरी रिसोर्सेस जो होगा, उसके साथ हम लोग इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। ठीक है, सो फिस्कल पॉलिसी का दूसरा नाम इज पब्लिक फाइनेंस, वेयर द वर्ड पब्लिक मींस योर गवर्नमेंट। ठीक है, वर्ड पब्लिक का मतलब होता है सरकार, दैट इज गवर्नमेंट, चाहे फिर वो गवर्नमेंट लोकल हो, चाहे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। All kinds of government we are covering under public, and finance का मतलब होता है monetary resources, monetary resources। ठीक है, सो हम लोग गवर्नमेंट का फाइनेंस यानी गवर्नमेंट का मनी ओरिएंटेड रिसोर्स एलोकेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि सरकार अपना पैसा कमाता कहां कहां से है एंड कहां कहां उसको खर्चा करता है। सो द टर्म पब्लिक फाइनेंस इज स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का इनकम एंड सरकार का खर्चा। ठीक है, बी इट सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। इट इंक्लूड्स तीन एस्पेक्ट: पब्लिक का रेवेन्यू, कि पब्लिक कहां से इनकम कमाता है, मतलब सरकार कहां से इनकम कमाता है, किन किन चीजों में खर्चा करता है, एंड अगर डेफिसिट आ जाए बजट में, अगर डेफिसिट बजट हो यानी कि सरकार का अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो उसके रेवेन्यू से, जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमेशा है ही, हमारा बजट हमेशा डेफिसिट में होता है, तो गवर्नमेंट डेट्स भी लेता है, बोरो भी करता है, तो कहां कहां से बोरोइंग करता है। एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी फाइनेंशियल कंट्रोल, सरकार कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए किन किन पॉलिसीज को चेंज करता है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सो अंडर फिस्कल पॉलिसी बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थ्री थिंग्स, दैट इज गवर्नमेंट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन, मतलब हो गया आपका पब्लिक रेवेन्यू एक एस्पेक्ट, दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर, एंड तीसरा है पब्लिक डेट, कहां कहां से सरकार उधार लेता है। ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग विच इज पब्लिक डेट। मेन एम किस लिए सरकार फिस्कल पॉलिसी बनाता है? टू मैनेज द इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी को बूस्ट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए। ठीक है, दूर करने के लिए, हटाने के लिए, यानी रिमूव करने के लिए, टू रिमूव इनइक्वालिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ, पब्लिक रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू मीन्स योर इनकम। सो बेसिकली पब्लिक रेवेन्यू में हम लोग पढ़ते हैं इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, जहां जहां से सरकार पैसा कमाता है उसको हम लोग पब्लिक रेवेन्यू बोलते हैं। सो इट इज द गवर्नमेंट इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इज कॉल्ड पब्लिक रेवेन्यू। मेनली दो सोर्स होता है सरकार का पैसा कमाने का, एक तो टैक्स रेवेन्यू है, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नाउ टैक्सेस भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेगा। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंटरेस्ट, जैसे अगर सरकार ने किसी को लोन दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, या सरकार ने अगर किसी बिजनेस में कैपिटल लगाया, पैसा लगाया,
तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट रेवेन्यू मिलेगा, सो वो नॉन टैक्स हो गया। डिविडेंड, सरकार अगर शेयर्स खरीद रहा है किसी कंपनी का तो उसके ऊपर उन्हें डिविडेंड मिलेंगे। प्रॉफिट, गवर्नमेंट के खुद के जो पब्लिक एंटरप्राइजेस चल रहे हैं, कमर्शियल अंडरटेकिंग्स चल रहे हैं गवर्नमेंट का, उनमें वो लोग प्रॉफिट कमाएगा। गवर्नमेंट बहुत सारे सर्विसेज के लिए, जैसे लाइसेंस अक्वायर करना है तो उसके लिए लाइसेंस फी चार्ज करता है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपको फीस देना पड़ता है म्यूनिसिपैलिटी को, तो ये सारे फीस से इनकम हो गए। सो इन सिंपल वर्ड, पब्लिक रिसीट का मतलब हो गया रेवेन्यू रिसीट एंड बोरोइंग, मतलब सरकार कहां कहां से पैसा कमाते हैं, कहां कहां से उधार लेता है, एंड कभी कभार जरूरत पड़े अगर इकोनॉमी में तो नया करेंसी को भी इशू करता है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। ये मेन 3 सोर्स है आपका पब्लिक रिसीट का। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं टैक्सेशन के साथ। व्हाट इज अ टैक्स? नाउ कीवर्ड्स को पकड़ो। सबसे पहले टैक्स, अगर सरकार की कुदृष्टि कुदृष्टि किसी इनकम अर्नर के ऊपर पड़े जो कि टैक्सेबल इनकम कैटेगरी में आता है, मतलब उसको टैक्स पे करना पड़े, तो इट बिकम्स अ कंपल्सरी पेमेंट ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर। सो टैक्स के लिए इसीलिए कीवर्ड क्या यूज किया गया है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी पेमेंट का मतलब नो वन कैन रिफ्यूज टू पे टैक्स। यानी अगर कोई टैक्सेबल इनकम कैटेगरी में आता है तो वो इंसान रिफ्यूज नहीं कर सकता है टैक्स को पे करने से। अगर रिफ्यूज करेगा तो इट विल लीड टू लीगल एक्शन। रिफ्यूजल में कॉल फॉर लीगल एक्शन, उसके खिलाफ कार्यवाही किया जाएगा अगर किसी ने टैक्स को इवेड करने का कोशिश किया, एस्केप करने का कोशिश किया। ठीक है, सो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी क्विड प्रो क्यो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। टैक्सेस में देयर इज नो क्विड प्रो क्यो, नो क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब, ये वर्ड जब हम लोग नेशनल इनकम भी कर रहे थे तभी भी मैंने आपको बताया था, नो क्विड प्रो क्यो मतलब नो गिव एंड टेक। मतलब कि अगर आप सरकार को टैक्स दे रहे हो तो आप बदले में प्रपोर्शनेट बेनिफिट, इक्विवेलेंट अमाउंट का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हो, पैसा नहीं मांग सकते हो सरकार के साथ। सो देयर इज नो क्विड प्रो क्यो। पर्पस, सरकार किस लिए टैक्सेस कलेक्ट करता है? ताकि अपना खुद का भी खर्चा मेंटेन कर सके एंड लोग का कॉमन इंटरेस्ट के लिए, यानी इकोनॉमिक वेलफेयर को इंप्रूव करने के लिए, फ्री हाउसिंग, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री फूडिंग या सब्सिडाइज फूडिंग, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे राशन शॉप वगैरह चलाने के लिए, ये सब के पीछे खर्चा लगता है, तो सरकार उन सबको मीट कर सके बोल के टैक्सेस को कलेक्ट करता है। ठीक है, चलिए टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वी हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ बिफोर वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बता देना चाहता हूं, टैक्स से रिलेटेड कुछ टर्म जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला टर्म है इंपैक्ट। इंपैक्ट ऑफ टैक्स, इंपैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब होता है टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन ऑन whom इट इज imposed। आप imposed बोल सकते हो, नहीं तो कीवर्ड आप यूज करिएगा लेविड। ठीक है, टैक्सेस को लेवी किया जाता है। इम्पोज भी ठीक है, बट ज्यादा फॉर्मल टर्म है लेविड, सो लेविड का इस्तेमाल करेंगे तो बेटर होगा, टैक्स लेवी। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब हो गया टैक्स बर्डन, मतलब जिस इंसान के ऊपर सरकार की कुदृष्टि पड़ी कि आपको अपने इनकम में से टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, उसी को हम लोग इंपैक्ट ऑफ टैक्स बोलते हैं या बर्डन ऑफ टैक्स बोलते हैं, जो जिसके ऊपर लगाया जाता है। एंड दूसरा की टर्म है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस का मतलब होता है अल्टीमेट पेयर, यानी जो फाइनली गवर्नमेंट को टैक्स देता है लास्ट स्टेज में आके, जिसके जेब से टैक्स कटेगा, पैसा जाएगा, उसको इंसिडेंस बोलते हैं, अल्टीमेट पेयर ऑफ द टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से टैक्स को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसमें इंपैक्ट और इंसिडेंस दोनों ही सेम पर्सन के ऊपर पड़ता है। मतलब कि सपोजिटली इनकम टैक्स आप मान लीजिए, सपोजिटली कि मैं साल का से 15 लाख रुपए कमाता हूं तो मेरा 10% टैक्स देना बनता है सरकार को एनुअली। तो सरकार जो टैक्स बर्डन है वो किसके ऊपर लगाएगा? मेरे ऊपर ही लगाएगा। सो आई विल बी द इम्पैक्ट
ऑफ द टैक्सेशन मेरे ऊपर बर्डन पड़ेगा एंड अल्टीमेटली मेरे 15 लाख के जो एनुअल इनकम है उसमें से ही मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा. सो आई विल बिकम द अल्टीमेट पेयर ऑफ द टैक्स. सो इंपैक्ट और इंसिडेंस दोनों ही सेम पर्सन के ऊपर पड़ा. सो इन केस ऑफ इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स, ये जितने भी प्रकार के टैक्सेस होते हैं जो वेल्थ के ऊपर लगते हैं या इनकम के ऊपर लगते हैं, उन सबको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है. क्यों? क्योंकि टैक्स बर्डन और अल्टीमेट पेयर दोनों ही सेम है, यानी इंपैक्ट और इंसिडेंस दोनों ही सेम है. सो डायरेक्ट टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स विच इज बोर्न बाय द सेम पर्सन, which is both impact and incidence. Same person bears both impact and incidence, that is burden and ultimate payer. यानी डायरेक्ट टैक्स को आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो किसी और पर्सन के ऊपर. एग्जाम्पल हो गया इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारे कुछ कुछ एग्जाम्पल है. आई होप दैट इज क्लियर. दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग कमोडिटी टैक्स भी बोलते हैं, यानी जब कोई कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको इनडायरेक्ट बोला जाता है या कमोडिटी टैक्स बोला जाता है. नाउ कमोडिटी टैक्स में इंपैक्ट और इंसिडेंस दो अलग अलग लोग के ऊपर पड़ता है. सरकार टैक्स लगाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, यानी जब प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है. सो अल्टीमेटली जो इंपैक्ट है वो पर प्रोड्यूसर्स के ऊपर आए हैं, बट देन प्रोड्यूसर्स वही टैक्स बर्डन को एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो गुड्स का प्राइस होता है, उसके साथ ऐड करके कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर देता है. यानी अल्टीमेट पेयर ऑफ द टैक्स कस्टमर होगा, उसके जेब से पैसा निकलेगा. सो इंसिडेंस यहां पे कस्टमर हो गया, इंपैक्ट प्रोड्यूसर के ऊपर लेकिन इंसिडेंस कस्टमर के ऊपर. सो इनडायरेक्ट टैक्स में एज प्रोड्यूसर्स आप अपना टैक्स बर्डन को शिफ्ट कर सकते हो ऑन टू कंज्यूमर. ठीक है. सो इनडायरेक्ट टैक्स देखिए क्या है, द बर्डन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. इंपैक्ट इज ऑन वन पर्सन विच इज प्रोड्यूसर के ऊपर इंपैक्ट आता है, लेकिन इंसिडेंस कंज्यूमर के ऊपर आता है. इंसिडेंस इज ऑन अनदर पर्सन. ठीक है. इंपैक्ट इज ऑन प्रोड्यूसर, इंसिडेंस इज ऑन कंज्यूमर. एग्जाम्पल हो गया जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, सर्विस टैक्स एटसेट्रा. ये सारे कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स के. आई होप दैट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया है. आइए थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का. बर्डन में इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स में सेम पर्सन के ऊपर बर्डन है, इनडायरेक्ट में शिफ्ट हो जाता है किसी और के ऊपर. नेचर का अगर बात करें, मेनली डायरेक्ट टैक्सेस वेल्थ और इनकम के ऊपर लगाया जाता है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है. इंपैक्ट इंसिडेंस दोनों ही सेम पर्सन झेलता है, यहाँ पे अलग अलग पर्सन झेलते हैं. एग्जाम्पल हो गया इनकम टैक्स और जीएसटी का. पेमेंट पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, कलेक्टेड वाया सेलर्स. सरकार गुड्स एंड सर्विसेज यानी प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पे कलेक्ट करता है, प्रोड्यूसर्स कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे इस टैक्स को एंड पे करते हैं. ठीक है. नाउ मेरिट और डीमेरिट ऑफ टैक्सेस है नहीं, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस. आई अग्री, बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे ये है आउट ऑफ सिलेबस, बट मैं आपको बोलता हूं कि यहां से कभी कभार हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पूछ लिया जाता है. इसीलिए मैंने सिर्फ देखिए 3 ही 2-2 पॉइंट और 1.22 6 पॉइंट इन टोटल डाले हैं. इसको आप करिए क्योंकि इसके हिसाब से हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि इनकम टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स जो है, उसको इक्विटेबल कैसे बनाया जा सकता है. इक्विटेबल या इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए, यानी रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर, इस दुविधा को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या हम लोग यूज कर सकते हैं. उसके लिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं टैक्स स्ट्रक्चर्स को. ठीक है. टैक्स स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको कीवर्ड भी दिमाग में बैठ जाएगा. टैक्स स्ट्रक्चर मतलब कितना कैटेगरी, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम क्या क्या है. सबसे पहला है प्रोपोर्शनल टैक्स. प्रोपोर्शनल टैक्स को आप यूनिफॉर्म टैक्स भी बोल सकते हो, यूनिफॉर्म टैक्स भी बोल सकते हो. मतलब यहां पे नो मैटर वॉट एवर इज योर इनकम, द रेट ऑफ टैक्सेशन रिमेन्स द सेम फॉर एवरीबडी. द रेट ऑफ टैक्सेशन डज नॉट चेंज. ठीक है. तो आप दुबई का एग्जांपल ले सकते हैं. हालांकि दुबई में भी इनकम टैक्स है नहीं, कमोडिटी टैक्स है, बट देन वहां पे सारे कमोडिटी के ऊपर सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, दैट इज वैट, वीएटी, एंड दैट इज 5%. सो वहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ whosoever is going and purchasing anything, उसको बस 5% वैट पे करना है गवर्नमेंट को. एंड दैट टू एज अ टूरिस्ट अगर आप बाहर जा रहे हो तो वो भी आपको रिडीम हो जाता है एयरपोर्ट में, आपको वो पैसा वापस मिल जाता है. ठीक है. टूरिस्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है दुबई में. सो दुबई इज अ टैक्स फ्री कंट्री एंड लगता भी है तो यूनिफॉर्म टैक्स है, 5% वैट, कॉमन टू ऑल. सो प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया सेम रेट
फॉर ऑल इनकम लेवल। यहाँ पे टैक्स रेट चेंज नहीं होगा। अच्छा, कीवर्ड आपको क्या पता होना चाहिए? एक तो हो गया टैक्स रेट, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, द रेट ऑफ टैक्सेशन को टैक्स रेट बोलते हैं। लगाया जिस पे जाता है उसको टैक्स बेस बोलते हैं। बेस मतलब इनकम हो गया, जिस कैटेगरी ऑफ इनकम पे टैक्स लगेगा उसको टैक्स बेस बोलेंगे। सो प्रोपोर्शनल टैक्स को कैसे एक्सप्लेन करेगा? प्रोपोर्शनल टैक्स इज अ टाइप इन विच द रेट ऑफ टैक्सेशन रिमेन्स कांस्टेंट और डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टैक्स बेस, दैट इज विद द चेंज इन इनकम। यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम टैक्स रेट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा है प्रोग्रेसिव। नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करना मतलब बढ़ना। तो यहां पे रेट ऑफ टैक्सेशन इंक्रीजेस एज योर टैक्स बेस इंक्रीजेस। मतलब जितना ज्यादा पैसा कमाओगे आपको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। डेवलप्ड कंट्रीज, यूएसए, कनाडा, यूके, ये सारे लोग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। द मोर यू अर्न इज द मोर टैक्स यू पे टू द गवर्नमेंट। ठीक है। सो रेट इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख पे 20%, 10 लाख पे 30%, ये हो गया प्रोग्रेसिव। फिर आता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव इज ऑपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव। सो यहां पे रेट ऑफ टैक्सेशन कम हो जाता है एज योर इनकम इंक्रीजेस। अब आप बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, टैक्स रेट कम कैसे हो जाएगा इफ वी स्टार्ट अर्निंग? देखिए, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट रिग्रेसिव टैक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है इन टर्म्स ऑफ टैक्स बर्डन। ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स जो एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ टैक्स बर्डन। कहने का मतलब ये है कि जो कमोडिटी के टैक्स होते हैं, यानी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो ज्यादातर रिग्रेसिव कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि कमोडिटी चाहे एक रिच पर्सन ने लिया या पुअर पर्सन ने लिया, दोनों को जो टैक्स है वो तो बराबर देना पड़ेगा। सपोजिटली हम कोई एयर कंडीशनर खरीदते हैं, अब रिच पर्सन एयर कंडीशनर खरीदे तो भी उसे 18% जीएसटी देना पड़ेगा, पुअर पर्सन अगर एयर कंडीशनर खरीदे तो भी उसको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। बट इफ यू कंपेयर द बर्डन ऑफ टैक्सेस, वो 18% जीएसटी का बर्डन ज्यादा किसके ऊपर पड़ेगा? पुअर पर्सन के ऊपर। रिच पर्सन के ऊपर कम पड़ेगा क्योंकि उसके पास काफी पैसा है। सो इन दैट सेंस जो टैक्स बर्डन है वो रिच पर्सन के ऊपर हो गया कम एंड पुअर के ऊपर हो गया ज्यादा। सो कहने का मतलब है, अगर वो पुअर पर्सन धीरे धीरे उसका इनकम बढ़ना शुरू हो जाए, वो पुअर पर्सन अगर 10,000 रुपए महीना कमाता है, उसके लिए 18% जीएसटी इज टू मच, अ लॉट ऑफ बर्डन। बट वहीं वो 10,000 से 50,000 कमाना शुरू कर दे, 50,000 से 1 लाख पे आ जाए उसका सैलरी, 1 लाख से 2 लाख हो जाए, 2 लाख से अगर 5 लाख हो जाए, तो ऑटोमेटिकली वो 18% जो टैक्स बर्डन है वो उसके लिए धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा उसके इनकम बढ़ने से। एंड दैट इज हाउ रिग्रेसिव टैक्सेस आर। सो रिग्रेसिव टैक्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं होता है कि व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग मोर आपका टैक्स रेट घटना शुरू हो जाएगा, आपके लिए टैक्स बर्डन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उसको हम लोग रिग्रेसिव बोलते हैं। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो यहां पे एक्सप्लेन किया है दैट द रेट ऑफ टैक्सेस डिक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेस, बट हिडन मीनिंग है कि एक्चुअली द टैक्स बर्डन फॉर द people it decreases as their income increases and that is how it becomes regressive. सो हाइपोथेटिकल जैसे आईएससी फ्रैंक में एक्सप्लेन किया, आप वैसे ही करिएगा कि अगर 5 लाख कमा रहे तो 20% टैक्स दे रहे हैं, 10 लाख कमा रहे तो 15% दे रहे हैं। हालांकि ये रियल नहीं है। ठीक है। बर्डन के केस में रियल है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हम लोग कैसा टैक्सेशन सिस्टम फॉलो करते हैं? हमारा टैक्सेशन सिस्टम इज डिग्रेसिव। डिग्रेसिव का मतलब हो गया कि ये प्रपोर्शनल का और प्रोग्रेसिव का मिक्स है। ठीक है। ये प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल का मिक्स है। मतलब इंडियन टैक्स रेट जो है अप टू अ सर्टेन लिमिट, यानी अप टू 30% प्रोग्रेशन देखने मिलेगा, क्योंकि इंडिया में टैक्स स्लैब है 5%, 10%, 20%, 30%। सो 5, 10, 20, 30% तक प्रोग्रेशन है इंडियन टैक्स में। बट उसके बाद 30% एकदम फ्लैट है। उसके बाद अब वो और इंक्रीज नहीं होता है इनकम टैक्स में। 30% ही आपको सरकार को लास्ट पे करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका जितना भी इनकम हो। ठीक है। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल, वेयर initially the rate of taxation is progressive in nature, that is the rate of tax increases as the income increases, and beyond a certain limit, after a certain point of time, it becomes proportional, यानी it becomes constant, it does not change. I hope that is clear. देखिए मैंने दिया भी है 5 लाख पे 10%, अगर अप टू 10 लाख कमा रहे हो आप तो 15% आप टैक्स पे कर रहे हो हाइपोथेटिकली, एंड 10 लाख से ऊपर अगर प्लस 10 लाख कमाओगे तो 15% देना है, जो कि फ्लैट है। उसके बाद वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ डिग्रेसिव। तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा, मैं आपको ग्राफ दिखा दे रहा हूं, समझ लीजिए।
यहां आप ले लोगे y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस, यहां आ जाएगा टैक्स बेस, ठीक है। टैक्स बेस मतलब आ गया इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगना है, एंड यहां आ जाएगा टैक्स रेट, रेट ऑफ टैक्सेशन। सबसे पहले अगर बात करें प्रोपोर्शनल टैक्स का, तो प्रोपोर्शनल टैक्स कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यानी यहां पे नो मैटर व्हाटसोएवर इज योर इनकम, योर टैक्स रेट रिमेन्स प्रोपोर्शनल, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। दिस इज योर प्रोपोर्शनल टैक्स, इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इट इज प्रोपोर्शनल। टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस मतलब बढ़ना, तो कुछ ऐसे बढ़ेगा प्रोग्रेसिव, दिस इज योर प्रोग्रेसिव टैक्स। यानी as your income increases your tax rate also increases, that is progressive in nature. I hope that is clear. Then comes your regressive, ये है regressive, ये है regressive, where the more you earn as your income increases your rate of taxation decreases. रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इन टर्म्स ऑफ बर्डन इट स्टार्ट्स टू फॉल। एंड टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्टेक्स्ट विच इज डिग्रेसिव, मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं, डिग्रेसिव विल बी कि इनिशियली इट इज प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस कर रहा है, बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट इट बिकम्स प्रोपोर्शनल लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। सो इनिशियली इट इज प्रोग्रेसिव एंड देन इट इज प्रोपोर्शनल लाइक दिस। सो यहां तक हुआ प्रोग्रेसिव एंड देन उसके बाद हो गया प्रोपोर्शनल। So it's a blend of both progressive and proportional tax. I hope that is clear, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। It's progressive and then proportional. तो ये हो जाएगा आपका डिग्रेसिव, डिग्रेसिव टैक्स। तो ये हो गए हमारे 4 कैटेगरी ऑफ टैक्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपका, आइए, मेरिट्स और डीमेरिट्स को। देखिए क्या लिखा है, मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर आपको डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स को इक्विटेबल बनाना हो, मतलब आप चाहते हो कि इनकम टैक्स का बर्डन रिच के ऊपर ज्यादा फॉल करे एंड पुअर के ऊपर कम करे, तो आप क्या करोगे, किस टैक्स स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करोगे? तो आप बोलोगे हमें अडॉप्ट करना चाहिए प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। सो अगर डायरेक्ट टैक्सेस को, इफ डायरेक्ट टैक्सेस आर मेड प्रोग्रेसिव, अगर उन्हें प्रोग्रेसिव बना दिया जाए, सो बर्डन फॉल्स मोर ऑन रिच। तो रिच पीपल से आप ज्यादा पैसा निकाल सकते हो क्योंकि उनका जैसे इनकम बढ़ेगा तो वो लोग ज्यादा टैक्स पे करेगा, एंड पुअर, गरीबों को कैन बी एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है? एग्जेम्पशन यानी दूर कर सकते हो, यानी आप उनको उस कैटेगरी में नहीं लोगे, कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, यानी दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग टैक्सेस। तो उससे इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगा। सो प्रोग्रेसिव टैक्स बर्डन्स द रिच मोर एंड बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे। उसको इक्विटेबल बनाना है, यानी इफ यू वांट टू मेक डायरेक्ट टैक्सेस फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ इक्वालिटी, देन यू नीड टू मेक डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव इन नेचर। आई होप दैट इज क्लियर, समझ में आ गया आपको। चलिए, टॉकिंग अबाउट मेरिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब अगर पूछा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स को, यानी कमोडिटी टैक्स को, कमोडिटी के टैक्स को अगर हमें इक्विटेबल बनाना हो, इक्विटेबल बनाना हो ताकि रिच से ज्यादा पैसा निकाला जा सके, पुअर से कम पैसा निकले, तो आप क्या करोगे? तो कमोडिटी टैक्स में ऐसा करो कि लग्जरीज के ऊपर, क्योंकि रिच पीपल ज्यादा क्या कंज्यूम करते हैं? लग्जरीज कंज्यूम करते हैं, राइट? रिच पीपल कंज्यूम लग्जरी, तो लग्जरी के ऊपर आप टैक्सेस को बढ़ा दो, एंड नेसेसिटी के ऊपर, नेसेसिटीज कौन कंज्यूम करता है? मेनली पुअर पीपल। नेसेसिटीज के ऊपर आप टैक्सेस को कम कर दो, तो ऑटोमेटिकली आप रिच के जेब से ज्यादा टैक्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एंड पुअर कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सो हाउ विल यू मेक योर इनडायरेक्ट टैक्सेस progressive in nature या equitable in nature? By taxing more of luxury items and reducing tax rates on necessity item, ठीक है। At the same time indirect taxes को हम लोग social welfare, यानी हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है, अल्कोहल है, लिकर है, ड्रग्स है, ओपियम है, इन सब का कंजम्पशन को कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस। सो हार्मफुल गुड्स के ऊपर अगर टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए तो एंश्योर किया जा सकता है दैट हार्मफुल गुड्स का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा कम हो सके, ठीक है। बट हालांकि ये इंडिया है,
आप अगर अल्कोहल के ऊपर टैक्स बढ़ा भी दोगे, सिगरेट्स के ऊपर, टोबैको के ऊपर टैक्स बढ़ा दोगे, फिर भी कंज्यूम करने वाले लोग कंज्यूम करेंगे. इट इज बिकॉज ऑफ एडिक्शन. सो एडिक्शन होने की वजह से नो मैटर व्हाटसोएवर द प्राइस इज, द डिमांड इज इनइलास्टिक फॉर देम. वो लोग स्टिल दे कंटिन्यू टू परचेज इट. So it can reduce the consumption of harmful goods like cigarettes and liquor by taxing them more. However, demerits क्या है इनडायरेक्ट टैक्स का कि वो रिग्रेसिव है और अनजस्ट है. हमने जो अभी डिस्कस किया कि क्योंकि कमोडिटी के ऊपर टैक्स चाहे रिच हो या पुअर, जो भी परचेज करेगा एक जैसा बर्डन पड़ेगा उनके ऊपर. सो इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस थोड़े इन डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं, यानी ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं रिच और पुअर के भी ऊपर. चाहे रिच पर्सन गुड खरीदे या पुअर पर्सन गुड खरीदे, दोनों को रेट ऑफ टैक्स सेम पे करना पड़ेगा. सो इन दैट केस द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स मोर ऑन द पुअर देन ऑन द रिच. गरीब के ऊपर ज्यादा पड़ता है, रिच के ऊपर कम पड़ता है. बोल के उसको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए हमें लग्जरीज के ऊपर टैक्सेस बढ़ा देना चाहिए, नेसेसिटीज के ऊपर कम कर देना चाहिए. ठीक है, क्योंकि इट इज सेम रेट फॉर रिच एंड पुअर एंड बर्डन इज हेवियर ऑन द लो इनकम ग्रुप, दैट इज पुअर पर्सन. दैट इज हाउ इट बिकम्स अनजस्ट. आई होप दैट इज क्लियर. मैंने आपको मेरिट डीमेरिट बता दिया. जो HOTS पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमने टाइप्स ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, उसका ग्राफ भी देख लिया. अब बारी है नेक्स्ट टॉपिक का, पब्लिक रेवेन्यू, सॉरी पब्लिक एक्सपेंडिचर. नाउ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? स्पेंडिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर मीनिंग हो गया आपका स्पेंडिंग. सरकार कहां कहां स्पेंड करता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग. सो पब्लिक एक्सपेंडिचर का मीनिंग इज एक्सपेंसेस, खर्चा. सरकार का खर्चा, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, उसको हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलेगा. किस किस चीज के लिए सरकार खर्चा करता है? ऑफ कोर्स फॉर देयर ओन मेंटेनेंस. सरकार के अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स या मशीन्स वगैरह जो भी यूज हो रहे, इक्विपमेंट्स वगैरह यूज हो रहे, उसका मेंटेनेंस के लिए. टू फुलफिल द कलेक्टिव नीड ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो कॉमन वेलफेयर है लोगों का, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग को इंप्रूव करने के लिए सरकार खर्चा करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करता है. एंड इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर प्रमोशन के लिए, लोग को इकोनॉमिकली बेटर ऑफ बनाने के लिए एंड सोशली एजुकेशन हेल्थ के थ्रू इक्विप करने के लिए सरकार खर्चा करता है एक्सपेंडिचर में. नाउ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. आप रुक जाइए, आपको एक कहानी सुनाते हैं. ठीक है, थोड़ा मजा आएगा आपको ये कहानी सुन के. सरकारी बाबू और पब्लिक पैसे की दास्तां. एक बार की बात है, सरकारी नगर नाम का एक शहर था. यहां पर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन था, बजट बढ़ा दो. हर साल जब लोग पूछते रोड कब बनेगी, तो सरकार के बाबू कहते हैं फंड्स सैंक्शन यानी अप्रूव हो गए हैं, बस अप्रूवल के अप्रूवल का अप्रूवल बाकी है. ठीक है, यहां पे पब्लिक एक्सपेंडिचर एंटर्स द चैट. एक दिन पब्लिक एक्सपेंडिचर नाम की दीदी ने एंट्री मारी. मैं वो हूं जो हर जगह पैसा खर्च करती हूं, आर्मी पे, स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे और हाँ कभी कभी स्टैचू पे भी. दीदी जी प्राउडली बोली, मैं इकोनॉमिक वेलफेयर यानी लोगों को मॉनेटरीली सक्षम बनाती हूं, इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ाती हूं, जॉब्स देती हूं और लोग को प्रोडक्टिव बनाती हूं. लोगों ने ताली बजाई, पर पीछे से एक आवाज आई, मैडम प्रोडक्टिव तो हम तब हो जब बिजली और इंटरनेट दोनों एक साथ चलते हो. ठीक है, तो कोई सरकास्टिकली टॉन्ट मार दिया. तब वैगनर्स लॉ का फ्यूचर प्रिडिक्शन आया. तभी वैगनर अंकल आए, फ्यूचर बताते हुए बोले, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी सरकार भी बढ़ेगी और उसके खर्च भी. कहने का मतलब है वैगनर्स लॉ, या वैगनर का मतलब होता है, वैगनर ने एक अजम्पशन दिया था, एक बात कही थी कि when there is an expansion of the economic activities in the economy, यानी जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज देश के अंदर में इंक्रीज होता है, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन जब बढ़ता है तो सरकार का खर्चा भी बढ़ता है, गवर्नमेंट का रोल भी इंक्रीज होता है. सो जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी सरकार भी बढ़ेगी और उसके खर्चे भी. पब्लिक बोली, अरे तो हम भी बढ़ेंगे ना टैक्स देके, और बस तब से पब्लिक एक्सपेंडिचर दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती गई. डिफेंस हो, चाहे वॉर स्कीम, वेलफेयर स्कीम हो, सब्सिडीज हो, और कभी कभी फ्री वाईफाई के नाम पे भी सरकारी एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है. तो वैगनर्स लॉ का मतलब ही यही हुआ that as the government functions expand drastically in the country in the last century, Wagner's law say as an economy develops, government activities and spending automatically increases. तो पब्लिक का रोल जैसे जैसे इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट को जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वहां से सरकार का खर्चा भी उतना ज्यादा बढ़ेगा.
ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि सरकार को वेलफेयर रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ता है, लोग को सोशली एंड इकोनॉमिकली वेल ऑफ करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन यानी मॉनिटरिंग में, देश को चलाने में, देश का पॉलिटिकल सिस्टम बनाने में और उसको चलाने में खर्चा लगता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स के टुवर्ड्स अचीवमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो उसके लिए सरकार का खर्चा होता है। ठीक है, तो सरकार किस किस एरिया में खर्चा करता है, आइए देखते हैं। इफेक्ट्स का महासंग्राम, कि सरकार प्रोडक्शन में, इन्वेस्टमेंट में, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे अलग अलग एरिया में खर्चा करते हैं। जैसे प्रोडक्शन के लिए सरकार ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा हम जॉब्स बनाएंगे, हम जॉब्स को इंक्रीज करेंगे, और नेक्स्ट डे एक और गवर्नमेंट ऑफिस खुल गया जहां 4 लोग काम देख रहे थे और 6 लोग उनको देख रहे थे। ठीक है, बीइंग sarcastic हो गया। उसके अलावा सरकार ने इन्वेस्टमेंट के लिए कहा रोड्स बनेंगी, ब्रिजेस बनेंगी, बिजली आएगा, सब इंप्रूव हुए, बस कभी कभी सिर्फ इनॉग्रेशन तक। उसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में रिच लोग बोले टैक्स बढ़ गया, पुअर लोग बोले सब्सिडी आई, मिडिल क्लास बोला हम तो बस मीम बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि सरकार, इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट तो खाली मिडिल क्लास को ही कंगाल करने का होता है। रिच गेट्स रिचर इन इंडिया एंड पुअर गेट्स पुअरर। पुअर को सब्सिडी मिल जाता है, रिच टैक्स से बच जाता है, एस्केप कर लेता है, इवेट कर लेता है, मरण हो जाता है मिडिल क्लास इनकम ग्रुप का। इकोनॉमिक ग्रोथ में सरकार ने कहा ग्रोथ हुई, जीडीपी बढ़ा, पर पेट्रोल भी बढ़ा और एक्सपेक्टेशन भी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में कीन्स भाई साहब, यानी जो हमने जेएम कीन्स का कीनीशियन मॉडल किया था थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में, वहां पे हमने देखा था इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। डिफ्लेशन को टैकल करने का तरीका क्या है? वी नो दैट aggregate demand is equal to C plus I plus G, right? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी एक कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड में। तो अगर इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन का कारण क्या होता है? इन्फ्लेशन का कारण इज एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, राइट? एंड डिफ्लेशन का कारण क्या होता है? डिफ्लेशन का कारण इज एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। सो अगर इन्फ्लेशन को टैकल करना हो तो उस टाइम पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि सरकार अपना एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन के टाइम पे, यानी जो अपना जी है उसको डिक्रीज करे, कम करे, ताकि एग्रीगेट डिमांड को भी कम किया जा सके एंड इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सके, जो डिमांड बहुत ज्यादा है उसको रिड्यूस किया जा सके। एंड डिफ्लेशन के टाइम पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि सरकार अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाए, सरकार अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाए ताकि एग्रीगेट डिमांड को पुश किया जा सके ऊपर तरफ, ताकि वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाए। तो यही बात है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। कीन्स भाई साहब आए और बोले डिप्रेशन में पैसा उड़ा दो, यानी खर्चा कर दो, इन अदर वर्ड्स एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, और इन्फ्लेशन में संभाल लो। संभाल लो मतलब अपने एक्सपेंडिचर को, अपने खर्चों को कम कर दो। ठीक है, पब्लिक बोली सर आपका प्लान सही है पर पैसा किधर से लाएंगे? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, पब्लिक एक्सपेंडिचर दीदी सब कुछ करती है, प्रोडक्शन बढ़ाती है, यानी इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करती है, इनइक्वालिटी कम करती है, और कभी कभी ट्विटर पे मीम पे ट्रेंड बना के भी चली जाती है। बस एक ही दिक्कत है, बजट कभी बैलेंस नहीं होता सरकार का, मतलब बजट हमेशा डेफिसिट में ही आता है गवर्नमेंट का, इतना खर्चा करने के बाद भी। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट जब पैसा खर्च करती है तो इकोनॉमी ग्रो करता है, यानी जब पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो कभी कभी इकोनॉमी ग्रो करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेस। बट जब ज्यादा पैसा खर्च करने लग जाती है तो पब्लिक की पॉकेट स्लो करती है। इन अदर वर्ड, सरकार टैक्सेस को बढ़ा के अपने एक्सपेंडिचर को कवर अप करने का कोशिश करता है, जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सच भी है। जब सरकार हर साल डेफिसिट बजट प्रेजेंट करता है, मतलब सरकार का रेवेन्यू इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो लोग के जेब से ही तो पैसा टाना जाएगा ना। तो वही बात कर रहा है आपका इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। आइए रीड करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर किन किन एरियाज में जरूरी है। सबसे पहले प्रोडक्शन के केस में, इट क्रिएट्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड रेजेस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सरकार जब खर्चा करती है तो वो लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे होंगे और जो सरकार को सप्लाई करेंगे, देंगे उन गुड्स एंड सर्विसेज का, उनका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होता है। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, हाउसिंग इंप्रूव्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ पीपल। लोग को सक्षम बनाता है, प्रोडक्टिवली इक्विप्ड बनाता है आगे काम करने के लिए। ठीक है, जब सरकार खर्चा करता है एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ये सब पे। तीसरा, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। अगेन ह्यूमन कैपिटल मतलब हो गया एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना या हेल्थ के ऊपर खर्चा करना। जब सरकार एक्सपेंस क्रिएट करता है तो ऑटोमेटिकली लोग का प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर इंक्रीज होता है। गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स में बेसिक इंडस्ट्रीज में खर्चा करता है, स्टील, फर्टिलाइजर, एनर्जी, ये सब में, ताकि उसका शॉर्टेज दूर हो सके। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स में लगाता है पैसा, पेंशन देता है अपने एम्प्लॉय को, हेल्थ केयर देता है, ताकि लोग का परचेजिंग पावर बढ़े और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो। एटलीस्ट 3 पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है,
इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेनिफिट है पब्लिक एक्सपेंडिचर का? सबसे पहले जब पब्लिक एक्सपेंडिचर लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए, तो लोग का बिजनेस में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई सरकार लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से फॉलो करता है। फेथ आएगा तो ऑटोमेटिकली वो एफडीआई अट्रैक्ट करेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट्स, ठीक है, गेट्स अट्रैक्टेड। डेवलप्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा करेगा यानी पावर, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, तो ये एनकरेज करेगा लोग को इन्वेस्ट करने से, अपना बिजनेस अपना बिजनेस खोलने से इन द इकोनॉमी। प्रमोट्स इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ, सरकार जब फार्मर्स के लिए खर्चा करता है तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करेगा, एग्रीकल्चर डेवलप करेगा तो इंडस्ट्रियल भी ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा एंड टर्शरी सेक्टर भी ग्रो करेगा। एट द सेम टाइम सब्सिडीज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देता है प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत बार कोई की इंडस्ट्रीज का अगर रिक्वायरमेंट हो, हमें बहुत जरूरी है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, तो उस इंडस्ट्री को खोलने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स यानी मोटिवेशन भी देता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यानी कैसे इंश्योर करता है कि रिच और पुअर दोनों को ही बराबर का हिस्सा मिले पैसा में। सबसे पहले तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाता है, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा ना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, आवास योजना, ब्ला ब्ला ब्ला, जो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट में आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स किए होंगे, उसी को हम लोग सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग बोलते हैं। फ्री में एजुकेशन देना, पेंशन देना, अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ देना, बेनिफिट देना पुअर को, इट रिड्यूसेस इनइक्वालिटी। सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स यानी मोटिवेशन, फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब हो गया फाइनेंशियल बेनिफिट, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा? मोटिवेशन, काम करने का जील, ठीक है। फाइनेंशियल बेनिफिट देना बैकवर्ड रीजन्स को यानी रूरल एरियाज को, टू प्रमोट देयर रीजनल बैलेंस एंड इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी only some parts of India which is getting richer and other states and parts of India which is poor, उसको दूर करने के लिए सरकार बैकवर्ड रीजन को ज्यादा फंड अलॉट करता है, ज्यादा पैसा देता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा के डायरेक्टली ग्रोथ को अफेक्ट करता है, मतलब इंक्रीज करवाता है। इनडायरेक्टली क्या करता है? एजुकेशन में खर्चा करता है, हेल्थ में खर्चा करता है, रिसर्च में खर्चा करता है, ताकि स्किल और एफिशिएंसी इंप्रूव हो। एनकरेजेस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री थ्रू सब्सिडीज, रिड्यूसेस इनइक्वालिटी इन इनकम, वेल्थ एंड रीजन, ठीक है। ये सारी चीज पे पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक मतलब अपना एक्सपेंडिचर क्रिएट करता है। नाउ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने कीनीजियन थ्योरी में अभी हमने बताया था आपको कि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए और डिफ्लेशन को टैकल करने के लिए सरकार अलग अलग स्टेप्स लेता है, अलग अलग स्टेप्स लेता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करना होता है, डिफ्लेशन के टाइम पे बढ़ाना होता है, ताकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करने से एग्रीगेट डिमांड कम हो सके और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ सके एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव किया जा सके। सो टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी यूज्ड एज एन एंटी साइक्लिकल इंस्ट्रूमेंट, एज अ टूल, एज अ मीडियम, एज अ जरिया, ठीक है, to control, to tackle the economic situation like during depression or deflation, जो भी आप बोलो एक ही चीज है। Government should increase public spending to boost the demand and raise output and employment. But inflation के टाइम पे opposite effect. Government should reduce spending to control the demand and stabilize the prices. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, हमारा पब्लिक डेट। डेट का मतलब क्या हो गया? डेट हो गया आपका बोरोइंग, सरकार का बोरोइंग्स, जहां जहां से सरकार उधार लेता है, बोरो करता है। सो पब्लिक डेट रेफर्स टू बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्सेज। डोमेस्टिक मतलब हो गया इंटरनल डेट, इंटरनल डेट देश के अंदर से पैसा लेना, एंड फॉरेन सोर्सेज हो गया एक्सटर्नल डेट, एक्सटर्नल डेट, ठीक है। सरकार जब बाहर से पैसा लेता है उसको एक्सटर्नल डेट बोलेगा। सो इट इज द टोटल आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग तो आपको पता है ड्यू बैलेंस, ड्यू लोन्स जितना बाकी है, ओड टू द गवर्नमेंट, टू इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर नेशन, कितना पैसा सरकार का देना बाकी है उसी को हम लोग पब्लिक डेट बोलेंगे। सो पब्लिक डेट इज बेसिकली योर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स योर लायबिलिटी। ये लायबिलिटी को बढ़ाता है जब सरकार लोन लेता है तो। चलिए इसका खाली मीनिंग आ रहा है और मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन यानी रीपेमेंट, सरकार अपने डेट को रीपे कैसे करता है, चुकाता कैसे है, रीपेमेंट ऑफ डेट कैसे होगा, उसके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहला है रेप्यूडिएशन। रेप्यूडिएशन का मतलब होता है रिफ्यूजल, रेप्यूडिएशन मतलब होता है रिफ्यूजल, मतलब इन केस ऑफ एक्सट्रीम फाइनेंशियल क्राइसिस, कभी कभार सरकार ने जो डेट लिया होता है, नॉट एक्सटर्नल ओनली इंटरनल, जो अपने देश के लोगों से पैसा लिया होता है, कभी कभी सरकार उसको रिफ्यूज कर देता है रिटर्न बैक करने से।
जल्दी से गवर्नमेंट ऐसा नहीं करता है बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी डिसऑनेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड इट कैन शेक द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ऑन गवर्नमेंट। सरकार के ऊपर से भरोसा हट जाएगा आपका, ठीक है। बट अगर ना हो पैसा तो सरकार भी हाथ खड़ा कर देगा, बोलेगा नहीं है पैसा, आ ले, आ मार ले, काट ले, पीट ले, नहीं है पैसा तो नहीं है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो रिफ्यूजल टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस रिमार्क इज immoral, it is considered as immoral and destroys public confidence। लोग का भरोसा उठ जाता है सरकार के ऊपर। सेकेंड तरीका है डेट रिडेम्पशन, रीपेमेंट करने का, रीफंडिंग। रीफंडिंग इज अ प्रोसेस जहां पे बॉन्ड्स के केस में जो होता है, सपोजली आज से 10 साल पहले सरकार ने कुछ बॉन्ड्स इशू किए थे, 10 साल पार हो गए हैं, उसको उसका मच्योर होने का टाइम आ गया है इस साल, यानी आपको इस साल अपना पैसा चुकाना पड़ेगा सरकार को। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, कहां से उन बॉन्ड्स को मच्योर करे, कहां से रीपेमेंट करे पैसा, तो गवर्नमेंट क्या करता है, इस साल एक फ्रेश बॉन्ड को इशू कर देगा, नए लोन्स ले लेंगे ताकि अपने पुराने लोन्स को चुका सके। सो रीफंडिंग इज अ प्रोसेस इन विच गवर्नमेंट इज टेकिंग अ फ्रेश लोन टू रीपे द ओल्ड लोन, इशूइंग न्यू बॉन्ड्स टू रीपे द मच्योरिंग बॉन्ड्स, ठीक है। नए बॉन्ड्स को इशू कर रहा है पुराने बॉन्ड्स को पे ऑफ करने के लिए। तो रेजिंग न्यू लोन्स टू रीपे द ओल्ड लोन्स, यहां पे डेट बर्डन कम नहीं हो रहा है, बस पोस्टपोन हो जा रहा है। तो आपने अगर फ्रेश लोन ले लिया और जिससे 10 साल पहले लोन लिया था उसको पैसा चुका दिया, वो बर्डन तो खत्म हो गया, बट अब एक नया बर्डन है ना, उसको 10 साल बाद पैसा चुकाना पड़ेगा, मच्योर होंगे वो बॉन्ड। तो यहाँ पे सिर्फ डेट बर्डन फर्दर डेट में पुश हो जा रहा है, पोस्टपोन हो जा रहा है, रीपे नहीं हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है लाइबिलिटी, ठीक है। तीसरा तरीका है डेट कन्वर्जन। सरकार ने आज से अगर 5 साल पहले लोन लिया था पब्लिक से, उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई था मार्केट में, अभी मार्केट कंडीशन की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो गया लोन के ऊपर, तो सरकार क्या करेगा, अभी एक फ्रेश लोन ले लेगा लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और अपने पुराने लोन को जल्दी से चुका देगा, ताकि वहां का इंटरेस्ट जो है, अगर आप टाइम से पहले लोन चुका देते तो आपके लिए इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाता है, थोड़ा पैसा कम हो जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कोशिश करता है इंटरेस्ट का 1 2 3% जो होता है उसको बचाने का। तो गवर्नमेंट टेक्स अ फ्रेश लोन एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू रीपे ऑफ द ओल्ड लोन विच वाज टेकन एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड उससे एक हाई इंटरेस्ट डेट को लो इंटरेस्ट डेट में कन्वर्ट कर लेता है, उसी को हम लोग डेट कन्वर्जन बोलते हैं। सो इट इज बेसिकली रिप्लेसिंग द हाई इंटरेस्ट डेट विद अ लो इंटरेस्ट डेट, इट रिड्यूसेस द इंटरेस्ट बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये पॉइंट इंडिया के लिए लागू तो नहीं होता है, बट ठीक है बुक में दिया तो करते हैं। यूजिंग बजटरी सरप्लस, कभी किसी जमाने में अगर इंडिया अपने बजट में पार्लियामेंट में सरप्लस प्रेजेंट करेगा कि हाँ हमारा रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो मे बी उस सरप्लस बजट को यूज किया जा सकता है डेट को पे ऑफ करने के लिए, बट इट इज ओनली possible when India is able to present a surplus budget in the parliament. So using surplus revenue to repay debt, it reduces debt directly. Debt burden direct कम हो जाता है, ठीक है। डेट बर्डन डायरेक्टली कम हो जाएगा अगर सरप्लस बजट प्रेजेंट करेगा। टर्मिनल एनुइटीज, टर्मिनल मतलब हो गया टर्म्स, यानी ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर रीपेमेंट। जैसे आपका ईएमआईज होता है ना, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, वैसे टर्मिनल एनुइटी को आप समझ लो इट इज ईवाईआई। ईवाईआई मतलब इजी ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो सरकार ने जितना का लोन लिया है उसका प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट को जितना साल में सरकार चुकाने का प्लान कर रहा है, 5 साल 10 साल 20 साल के अंदर, वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट को जोड़ के डिवाइड करके उतना टाइम पीरियड से 10 साल के अंदर चुकाना है तो डिवाइड कर देगा 120 महीनों से, एंड 10 साल से डिवाइड कर देगा बाय 10 ईयर्स में अगर चुकाना है तो हर साल उतना पैसा पे ऑफ करते जाएगा। तो ईयर ऑन ईयर जो है डेट बर्डन वो रिड्यूस हो जाएगा। आप जब लोन लेते हो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो आप हर महीना प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट को जोड़ के आप ईएमआई चुकाते हो, मंथली इंस्टॉलमेंट देते हो, वैसी सरकार इजी ईयरली इंस्टॉलमेंट देगा। आपका मंथ ऑन मंथ डेट बर्डन कम होता है, सरकार का ईयर ऑन ईयर डेट बर्डन कम हो जाएगा, उसको टर्मिनल एनुइटीज बोलते हैं। सो इट इज बेसिकली पेइंग बैक इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, दैट इज इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ग्रेजुअल एंड सिस्टमैटिक रिप्लेसमेंट। इसके बाद होता है सिंकिंग फंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंकिंग फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार क्या करता है, जब भी अपना बजट बनाएगा तो जितना भी उनका रेवेन्यू आने वाला होगा, पैसा कमाई होने वाला होगा, उसका कुछ हिस्सा पहले से ही साइड में रिजर्व्स बना के रख लेगा। सिंकिंग फंड हो गया आपके रिजर्व्स। दीज आर काइंड ऑफ योर स्पेशल रिजर्व्स व्हिच गवर्नमेंट विल मेंटेन एवरी ईयर, गवर्नमेंट विल मेंटेन, ताकि उसको यूज किया जा सके लोन को वेव ऑफ करने के लिए या पे ऑफ करने के लिए। सो इट इज क्रिएटिंग अ स्पेशल फंड where government deposits fixed sum annually for debt repayment। सरकार साल बाय साल ईयर ऑन ईयर
कुछ पैसा को साइड करते जाएगा अपना डेट को कम करने के लिए, सेफ एंड रिलायबल मेथड। देन इज योर स्टेचुटरी रिडक्शन इन द इंटरेस्ट, ये भी थोड़ा इमोरल कंसिडर होता है। सरकार ने आपसे लोन लिया था 10% इंटरेस्ट में, बोला था आपको 10 साल बाद चुका दूंगा 10% इंटरेस्ट के साथ आपका लोन अमाउंट। सरकार देख रहा है कि उसके पास उतना पैसा नहीं है, 10% इंटरेस्ट पे नहीं कर सकता है, तो आपके ऊपर मॉरल प्रेशर क्रिएट करेगा कि सुनो मैं आपको 10% नहीं, मैं आपको 6% ही इंटरेस्ट दे पाऊंगा। तो सरकार ने जितना इंटरेस्ट प्रॉमिस किया था उससे कम इंटरेस्ट पे करता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन द कंट्री। अगेन दिस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी डिसऑनेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार गिर जाती है बहुत बार ये सब के चक्कर में। सो इट इज लाइक अ लीगल मतलब हो गया फोर्सफुल, ठीक है, दबाव क्रिएट किया जाएगा। फोर्सफुल रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी यूज ओनली इन केस ऑफ क्राइसिस बिकॉज इट रिड्यूसेस द क्रेडिटर्स ट्रस्ट। जिसने आपको पैसा दिया है उसका भरोसा उठ जाता है। कैपिटल लेवी, सरकार क्या करता है, फ्यूचर जनरेशन को टारगेट बनाता है। अब गवर्नमेंट के ऊपर अगर हैवी इंटरेस्ट बर्डन है, उसको चुकाना है, तो क्या करना शुरू करेगा, जो अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन होंगे उनके इनकम के ऊपर टैक्सेस बढ़ा देगा, टैक्सेस इंक्रीज कर देगा ताकि ज्यादा पैसा कमा सके टैक्स के थ्रू एंड उसको यूज कर सके अपना डेट को चुकाने के लिए। दैट इज कैपिटल लेवी। सो वन टाइम हैवी टैक्स ऑन द वेल्थ ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक वॉर, क्विक एंड इक्विटेबल बट रेयरली यूज, बहुत कम इस्तेमाल होता है। एंड देन नाइन्थ इज एक्सपोर्ट सरप्लस या सरप्लस बीओपी। अगर बीओपी में सरप्लस हो, यानी अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट से, बीओपी चैप्टर मैंने आपको कराया था, वहां पे बताया था सरप्लस बीओपी क्या होता है, तो हमारे पास ज्यादा सप्लाई आएगा फॉरेन करेंसी का, डिमांड कम होगा, तो ऑटोमेटिकली उस एक्सेस सरप्लस को यूज किया जा सकता है अपना एक्सटर्नल डेट चुकाने के लिए, बाहर का लोन्स को पे ऑफ करने के लिए। सो ओवर योर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू हायर एक्सपोर्ट, इट कैन बी यूज टू रीपे दी एक्सटर्नल डेट इफेक्टिव इफ लोन्स यूज प्रोडक्टिवली, ठीक है। नहीं तो अगर एक्सट्रीम फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो कभी कभार सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग भी करता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, सबसे पहले डेफिसिट मतलब क्या हो गया कि जब सरकार का एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू, सरकार का खर्चा अगर ज्यादा है रेवेन्यू से, जितना वो कमा रहा है उससे, तो उसको फाइनेंस करने का तरीका है क्रिएशन ऑफ न्यू करेंसी, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, तो उसी को फाइनेंस करना बोलते हैं डेफिसिट को। कि कभी कभार इन ऑर्डर टू मीट द एक्सेस पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इशूज न्यू करेंसी, प्रिंट्स न्यू नोट, उसको हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं जब सरकार का एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू। पर्पस कब, टू मीट डेवलपमेंटल नीड, कि कोई चीज को डेवलप करने के लिए आपको नए करेंसीज का जरूरत है तो आप नए करेंसी को प्रिंट करते हो। इकोनॉमिक डिप्रेशन, रिसेशन या क्राइसिस को टैकल करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी प्रिंटिंग ऑफ नया करेंसी किया जाएगा। एंड वॉर के टाइम पे वॉर को फाइनेंस करने के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए, उस टाइम पे भी डेफिसिट फाइनेंसिंग सरकार करता है, ठीक है। So deficit financing is basically covering up the gap, bridging the gap between expenditure and revenue through printing of new currency, that is borrowing from the central bank. सेंट्रल बैंक को बोलना कि नया करेंसी प्रिंट करो। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ गवर्नमेंट बजट। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर इसके बाद कोई डाउट होगा तो प्लीज उसको जरूर से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा एंड मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं, और आप नेक्स्ट क्या चाहते हैं कि मैं क्या उठाऊं। So with this, I'll take your leave. I hope you are liking my content. Don't forget to like, share, subscribe. I'll see you in my next part. Till then, keep smiling, keep studying. Take care. Bye bye.